साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका साहित्य नेट क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम जो अभी एग्जाम हुआ था 2024 में इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का। तो आज पूरा सॉल्यूशन मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं और आप सबके लिए एक बहुत ही सरप्राइज करने वाली बात है, इवन मेरे लिए भी है, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट के इतिहास में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। इस बार जो एग्जाम आया हुआ था, मतलब सबसे ज्यादा रायता अगर फैला हुआ था तो इवनिंग शिफ्ट के एग्जाम में था। वो कैसे फैला हुआ था? देखो, वैसे जनरली पेपर में 50% जो पेपर है वो ब्रिटिश लिटरेचर से बनता है, और आप अंदाजा लगाइए इस बार कितने क्वेश्चंस ब्रिटिश लिटरेचर से आए होंगे। साथ साथ मैंने एक एक क्वेश्चन जब मैं सोल्व कर रहा था पेपर, तो मैंने साथ साथ लिखा था एक एक क्वेश्चन कहां से आया है। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन जो है वो ब्रिटिश लिटरेचर से आए हैं इस बार 100 में से, मतलब 20% वेटेज दिया है ब्रिटिश लिटरेचर को। और अगर हम इंडियन लिटरेचर की बात करें, वहां से मार्जिन बहुत कम रहता है, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार 12-13 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। और सबसे जो बुरी चीज मुझे लगी इस एग्जाम में, ये पूछ क्या रहे हैं, फिल्में पूछ रहे हैं कि फिल्म बताओ कौन सी नॉवेल पे बेस्ड है। दूसरा, आप ये जो मूवीज आई हैं पार्टीशन नॉवेल पे बेस्ड है, इनको क्रोनोलॉजी में सेट करो। भाई मूवीज हम क्यों क्रोनोलॉजी में सेट करें, आप नॉवेल पूछिए। मतलब ऐसे ऐसे बेतुके सवाल एनटीए ने बनाए हैं जो इस एग्जाम को बिल्कुल टफ बनाते हैं, वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो साथ साथ आप देखते रहिए, मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन से पर्सन से आया है, और जो हमारी लिटरेरी थ्योरी है और जो फिलोसफी है उनसे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। और इवन जो लास्ट वाली यूनिट है हमारी रिसर्च मेथड एंड मटेरियल्स, वो वाली यूनिट, उससे भी 4-5 क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक अपडेट मैं आपके लिए देना चाहूंगा। अगर आप हमारे रिकॉर्डेड बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है 200+ वीडियोस लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, प्लस ये जो नोट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपके होम एड्रेस पे डिलीवर किए जाएंगे। अगर एक मिनिमल से चार्जेस में ही नोट्स और जो हमारा लेक्चर का कोर्स है वो दोनों ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं पेपर को। फ्रेंडशिप गार्लैंड इज अ सीक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड का ये जो वाला वर्क है, ये वाला जो वर्क है फ्रेंडशिप गार्लैंड, ये क्या है, सीक्वल है। कौन से का सीक्वल है? 1869 में इनका एक वर्क आया था, कल्चर एंड अनार्की, ये वाला। ठीक है, कल्चर के बारे में इसने बात की है, तो इसका ये सीक्वल है फ्रेंडशिप गार्लैंड। तो पहला हमारा राइट आंसर हो गया 51 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है मैच करना है लिस्ट को। एक तरफ नोवेल दी गई है और दूसरी तरफ जो है नोवेलिस्ट के नाम दिए गए हैं। एक सेकंड, हाँ, डेलिक्वेंट चाचा, ये किसने लिखा है? ये लिखा है वेद प्रकाश मेहता ने। तो ए को हम मैच करेंगे किसके साथ? ए को हम मैच कर देंगे सेकंड के साथ। अब ए सेकंड कौन से ऑप्शन में दिया गया है? सेकंड ऑप्शन में। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। एक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद रोहिंटन मिस्ट्री ने लिखा है, और बिथोवन अमंग द काउज, बिथोवन अमंग द काउज लिखा है रुकुन अडवाणी ने। ए थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट, ये गीता हरिहर ने लिखा है। तो इस तरह से इनको मैच करना था। अगला क्वेश्चन है जी, द लैटिन एपिक एनिड बाय वर्जिल। वर्जिल ने जो एनिड लिखा है, लैटिन एपिक है ये, इसके बारे में बताना है। देखो कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं इसको। इनकॉर्पोरेट्स वेरियस लेजेंड ऑफ एनीस एंड मेक्स हिम द फाउंडर ऑफ रोमन ग्रेटनेस। ये सही है बिल्कुल। ये जो एनिड है बाय वर्जिल का, इसमें ये दिखाया गया है कि लेजेंड जो है, एनिस के लेजेंड है, वो क्या करते हैं, वो फाउंड करते हैं रोमन की ग्रेटनेस को। ठीक है। दूसरा है रिलेट्स द स्टोरी ऑफ द लेजेंडरी फाउंडिंग ऑफ रोम। ये रिलेट इससे नहीं करती है, ये रिलेट करती है फाउंडिंग ऑफ लेवियनियम। ठीक है, ये सही ऑप्शन होगा, पहला सही होगा, सी सही होगा इसमें। इट रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ एनीज जर्नी इन द फर्स्ट 6 बुक्स ऑफ द एपिक एंड दीज 6 बुक्स आर पैटर्न्ड आफ्टर होमर्स ओडिसी। ये जो पहली 6 बुक है
ये पैटर्न की गई है, मतलब इसको ये बेस्ड है किस पे, होमर के ओडिसी पे। तो ये भी ठीक है। ए सी डी ये राइट आंसर होगा इसमें। ए सी डी जो है वो दिया गया है ऑप्शन फर्स्ट में, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है फिर लिस्ट दी गई है, मैच करना है। द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट ये लिखा है, लैंग्वेज इंस्टिंक्ट लिखा है स्टीवन पिंकर ने। रिफ्लेक्शन ऑन लैंग्वेज ये लिखा है नोम चॉम्स्की ने। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सर्विंग ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन मल्टीलिंगुअल ये होता है डिग्लोसिया। देखो अब मिक्स कर दिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ राइटर के नाम दे दिए हो, अब आगे टर्म दे दी गई है, दूसरी तरफ उनकी डेफिनेशन दी है, एक तरफ वर्क के नाम दिए गए हैं, दो में राइटर के नाम दे दिए हैं। तो ऐसे इन्होंने रायता फैलाया हुआ है इस बार। चलो तो ये आ जाएगा इसका। वैसे डिग्लोसिया क्या होता है, स्पीकिंग ऑफ टू और मोर लैंग्वेज, स्पीकिंग ऑफ टू और मोर लैंग्वेज बाय द मेंबर ऑफ सेम कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी के मेंबर के द्वारा दो या उससे ज्यादा लैंग्वेज यूज की जाए। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, डिग्लोसिया, ये ध्यान रखना। तो सी का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। और एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज की जहां पे बात होती है उसको बोलते हैं क्रियोल। क्रियोल मतलब कॉमन लैंग्वेज, ऐसे एसोसिएट कर लो इसको। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और सी का फोर्थ, ये ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है। उसके बाद क्रोनोलॉजी पे है क्वेश्चन। एरियोस्टो ओरलैंडो फ्यूरियोसो ये 1516 में आया था। इसके वैसे एक से ज्यादा वर्जन है, क्या हो गया, एक 1516 में है, उसके बाद 1521 में है, देन 1532 में है। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग 95 थीसिस एट विटनबर्ग ये है 1517 में। कॉमन बुक जो है वो फर्स्ट बुक ऑफ कॉमन प्रेयर थॉमस क्रैनमर की है, ये थॉमस क्रैनमर की बुक है 1549 में। थॉमस मोर का यूटोपिया लिखा गया था 1516 में, ट्रांसलेट किया गया था 1551 में। राल्फ रॉबिन्सन ने किया था ट्रांसलेट, इसको 2 एक्ट में लिखा गया है, ये मतलब 2 पार्ट में है। और राफेल हाइथलेटे इस पे, और राफेल हाइथलेटे और थॉमस मोर 2 नरेटर है इसमें। ये चीजें सारी याद रखना, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है पहले। मैकाइवले का है द प्रिंस, ये भी 1532 में है। अब मुझे ये बताओ आप, ये वाला अगर हम रखें, ये वाला भी रखें तो सेम सेम हो गए। ये 1516 अगर ये वाला रखेंगे तो ये सेम हो गए। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपके मैच ही नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आंसर जो उन्होंने दिया था तो वो ई वाला, ये वाला आंसर दे रखा था जो कि गलत है। तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए था, या तो ए सबसे पहले आएगा या फिर डी सबसे पहले आएगा। ए डी ऐसे अगर हम इनको करें तो ए, उसके बाद आ जाएगा बी, देन उसके बाद ए डी बी और ई, फिर उसके बाद सी, ऐसे बनेगा इसका, ठीक है, ये वाला। लेकिन ये दिया ही नहीं गया है, दिया नहीं गया है तो सबको नंबर मिलेंगे इसके, ठीक है। चलो आगे। इन हिज वर्क डायलॉजिक इमेजिनेशन, मिखाइल बैक्टिन का वर्क है डायलॉजिक इमेजिनेशन। इसमें इसने थ्योरी को डेवलप किया है, पॉलीफोनी वाली को, ठीक है। पोस्टुलेट्स दैट लैंग्वेज इज इमेजिनरी, इसने बात की है कि लैंग्वेज जो है वो क्या है, इमेजिनरी है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं बोला इसने। पोस्टुलेट्स दैट लैंग्वेज इवॉल्व डायनेमिकली, ये ठीक है। लैंग्वेज जो है वो डायनेमिक है, मतलब कांस्टेंट चेंजेस होते हैं उसमें, लैंग्वेज प्रोग्रेस करती है, चेंज होती रहती है, ये ठीक है, ये बात सही है। आर्ग्यूज दैट लैंग्वेज गेट्स अफेक्टेड बाय द कल्चर दैट प्रोड्यूस इट एज द हेल्प टू शेप दैट कल्चर, ये भी बात ठीक है कि लैंग्वेज जो है वो अफेक्ट होती है उसके कल्चर से, जो कि प्रोड्यूस करता है, वो एक कल्चर को शेप देता है, ये भी ठीक बात है इसकी। तो ए, सी और डी, ए सी डी दिया गया है ऑप्शन सेकंड में, तो ये हो जाए राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। उसके बाद है विटिगस्टीन स्टेटमेंट है, लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज डिफाइन लिमिट्स ऑफ थॉट। लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज जो है वो लिमिट डिफाइन करती है किसकी, लिमिट्स ऑफ थॉट। चलो ये एक ऑस्ट्रेलियन, सबसे पहले तो देख लो, ऑस्ट्रेलियन जर्मन राइटर है ये,
ऑस्ट्रेलियन जर्मन राइटर है। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज डिफाइन इट्स मीनिंग। क्या लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है वो मीनिंग को डिफाइन करता है? बिल्कुल कर सकता है। इंटेंडेड मीनिंग डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। क्या मीनिंग जो है वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा? नहीं, गलत है। that which can be defined meaningfully can be thought, वो सोचा जा सकता है, ये भी ठीक है। स्ट्रक्चर एंड मीनिंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर वो डिफाइन करता है मीनिंग को तो ईच अदर से वो इंडिपेंडेंट कैसे हो गई? वो डिपेंड हो गया फिर तो ये गलत हो गई। थॉट प्रिसीड लैंग्वेज, थॉट लैंग्वेज को प्रिसीड करती है, ये भी हो सकता है। अगर हम देखा जाए ए ठीक है, इसमें सी ठीक है और डी ठीक है, तो ए सी डी मतलब दो ही ऑप्शन बताने हैं, तो ए और सी, तो ए डी तो दिया ही नहीं गया, तो ए और सी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ठीक है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एसोसिएटेड विद किट कैट क्लब। रेस्टोरेशन टाइम का ये क्लब है किट कैट क्लब, और ये एग्जाम से 2 दिन पहले ही मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि किट कैट क्लब के मेंबर आपको याद करने हैं, द मूवमेंट के मेंबर आपको याद करने हैं, ब्लूम्सबेरी ग्रुप के आपको मेंबर याद करने हैं। ये सारे मैंने मूवमेंट्स को डिस्कस किया था पहले, ठीक है। तो किट कैट क्लब में कौन कौन से मेंबर आते हैं? विलियम कॉन्ग्रियो है एक, तो इसमें ये आ गया, और विलियम कॉन्ग्रियो के अलावा एडिसन है इसमें, ये रहा, स्टील भी आता है, रिचर्ड स्टील है, और एक आता है जॉन वेनब्रू, जो इसमें दिया नहीं गया, ये आपको याद रखना है, जॉन वेनब्रू। तो अब इसमें कौन कौन नहीं है, नोट पूछा गया है, तो एक जॉर्ज एथर्स ए हो गया, और उसके अलावा सैमुअल जॉनसन सी हो गया। तो ऑप्शन 3 वाला हमारा राइट आंसर है इसमें। द की प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च डिजाइन ब्रॉट टुगेदर इन मटेरियल और मेजरमेंट प्रिंसिपल सैम्पलिंग एंड केस स्टडी सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज टर्म्ड एज। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? हमारे केस स्टडी है, सैम्पलिंग है, सर्वे, मेजरमेंट प्रिंसिपल, ये क्या है? रिसर्च मेथड है ये। तो राइट आंसर हो गया सेकंड। देखो रिसर्च से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल टर्म दी गई है, ये इनके किसने कॉइन किया है? अथरिंग को कॉइन किया है किसने? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। तो फर्स्ट का सेकंड हो गया, कहां पे है? ए के ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट का सेकंड। और इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म ये कॉइन किया है अल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉस्बी। कॉलोनियल डिजायर है रॉबर्ट यंग का, और इसका तो सारी दुनिया को पता होगा। थर्ड स्पेस होमी के भाभा। कम से कम भी 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इतनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, थर्ड स्पेस होमी के भाभा। देखो ऑप्शन अगर एलिमिनेशन मेथड से भी करें ना, थर्ड स्पेस किसी को बिल्कुल नहीं आता, सिर्फ एक आता है, तो डी का फोर्थ के साथ मैच करेंगे, एक इसमें दिया गया एक इसमें दिया गया, तो पहले दोनों तो कट हो जाएंगे स्टार्टिंग में। तो ऐसे क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश किया करो इस मेथड से, एलिमिनेशन वाले मेथड से। उसके बाद क्रोनोलॉजी पूछी गई है। इंडियन प्लेराइट है ये। इन ऑर्डर टू देयर बर्थ आसिफ करीम बॉय वाज बोर्न इन 1928, निजिम एजिकल 1924, साइरस मिस्ट्री 1968, महेश दत्तानी 1958, गुरचरण दास है 1943। अब इनको क्रोनोलॉजी में सेट कर लो। सबसे पहले कौन सा आएगा? 1924 वाला निजी मैजिकल, बी सबसे पहले आएगा, बी दिया गया ए के ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब एक टेक्निक और मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कि आपको कैसे क्रोनोलॉजी वाले, जब एक ही राइटर की क्रोनोलॉजी आती है, आप कैसे वो क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। और 90% 99% बोलूंगा मैं, 99% केसेस में ऐसा होता है, हमारी टेक्निक काम करेगी, ठीक है। वो जब आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्रोनोलॉजी में सेट करना है आर के नारायण का, ये आ गया क्वेश्चन, इसी में हम बात कर लेंगे। आर के नारायण, वेंडर ऑफ स्वीट, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश टीचर, द गाइड, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। अगर एक ही राइटर के वर्क्स आपको क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको देखना है कि उस राइटर का सबसे पहला वर्क कौन सा है। आप हर एक राइटर की, जो इंपॉर्टेंट राइटर है, जो आपको लगता है कि क्रोनोलॉजी में इसका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उस राइटर की डेब्यू नॉवल आप याद कीजिए, उसका डेब्यू वर्क आप याद कीजिए, मतलब जो सबसे पहले आया था, मतलब पहला वर्क उस राइटर का आपको याद करना है। तो अब इसमें अगर आपको याद है आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड्स सबसे पहले आया था, वो एक ट्रायलॉजी का एक पार्ट है, स्वामी एंड फ्रेंड्स।
ग्राहम ग्रीन एक पोस्ट मॉडर्न राइटर है, उन्होंने काफी हेल्प की थी आर के नारायण की उनके वर्क्स को पब्लिश करवाने में, तो इसमें वो वाला वर्क नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्रायोलॉजी का पार्ट है। तो उस ट्रायोलॉजी में और कौन कौन से वर्क आप ऐसे याद कर सकते हो। चलो, स्वामी एंड फ्रेंड्स के बाद उसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स है और एक इंग्लिश टीचर है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स और इंग्लिश टीचर ये दो हमें मिल गए हैं, पहले वाला नहीं है, तो मतलब ये एक साथ आएंगे, ठीक है। 62 ये एक साथ आएंगे। तो बी और सी देखो एक साथ कहां पे, ये एक साथ उल्टा हो गया ना, तो ये नहीं आएगा। ये बी सी एक साथ दिया गया है लेकिन पहले नहीं है, पहले देखो कहां पे है, ये इसमें दिए गए हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी सी, बी के बाद सी आएगा और ये सबसे पहले आएंगे। तो इस टेक्निक से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे बिल्कुल आसानी होगी आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने में, देखना। उसके बाद मैच करना है, कुछ डिसेबिलिटी नैरेटिव दिए गए हैं, दूसरी तरफ राइटर के नाम है। ए रूम कोल्ड अर्थ, ये किसने लिखा है, ए रूम कोल्ड अर्थ, इसको लिखा है मैडलिन रायन ने। टुमारो, टुमारो एंड टुमारो, इसको लिखा है गैब्रियल जेविन ने। ए टाइम टू डांस, ए टाइम टू डांस, इसको लिखा है पदम वंटरमन ने, इसको इसके साथ मैच कर देंगे। आलमंड ए नॉवल, ये लिखा है वोन फ्योंग सोन ने, ये ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये सॉरी ऑस्ट्रेलियन नहीं, ये राइटर है साउथ कोरियन। तो हम कौन कौन से पढ़े, ऑस्ट्रेलियन पढ़े, अमेरिकन पढ़े, अब की बार ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल जो राइटर है वो भी काफी पूछे गए, 4-5 क्वेश्चन वहां से भी आए हैं। तो पढ़ना पड़ेगा भाई, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, ये तो कुछ भी पूछेंगे, चलो पढ़ेंगे। उसके बाद है ये आ गया, ब्रिटिश से काफी देर बाद क्वेश्चन है। शार्लक होम्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल फिक्शनल डिटेक्टिव्स मेड हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल बाय सर आर्थर कैनन डॉयल। सर आर्थर कैनन डॉयल, ये एक सीरीज लिखी है इन्होंने, डिटेक्टिव फिक्शन है ये। तो इसमें 4 वर्क हैं, चारों को आपको क्रोनोलॉजी में याद करना है। मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि ये क्रोनोलॉजी में याद रखना। स्टडी इन स्कारलेट आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है साइन ऑफ फॉर, मैं लिख नहीं रहा, सुन लो बस। साइन ऑफ फॉर, द हाउंड ऑफ द बेस्करविलेस आता है 3rd नंबर पे, और द वैली ऑफ फियर आता है 4th नंबर पे। तो इसमें एक ही दिया गया है स्टडी इन स्कारलेट उस सीरीज में, तो ये आ जाएगा स्टडी इन स्कारलेट सबसे पहले, तो ये हमारा राइट आंसर होगा इसमें। उसके बाद द साइलेंट टेंडेंसीज ऑफ हेलेनिस्टिक फिलोसफी, देखो फिलोसफी से क्वेश्चन आ रही है। हेलेनिस्टिक फिलोसफी क्या है, ये एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी है, कंसीडर हेलेनिस्टिक पीरियड इन। अब ये हेलेनिस्टिक पीरियड कहां से कहां तक का माना जाता है, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ होती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट टू एक बैटल होती है एक्टिवम, अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ से लेके इस बैटल तक के बीच का जो पीरियड है वो हेलेनिस्टिक फिलोसफी में आता है। और इस फिलोसफी में कौन कौन से जो स्कूल ऑफ थॉट थे ये जो डोमिनेट किया है, और ये थे एक साइनिसिज्म हो गया, दूसरा है एपिक्यूरियनिज्म ये हो गया, और तीसरा है स्केप्टिसिज्म, स्टोइसिज्म से रिलेट करता है ये। तो ABC कहाँ है, ऑप्शन सेकंड में। तो इस फिलोसफी से कौन कौन से ये जो स्कूल ऑफ थॉट एसोसिएट करते हैं वो बताना था। उसके बाद बर्थ ऑफ ट्रेजेडी फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक बाय फ्रेडरिक निस्ट। फ्रेडरिक निस्ट का एक वर्क है, मतलब ये जो बर्थ ऑफ ट्रेजेडी है फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक, इसके बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। एग्जामिन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री स्पेसिफिकली ग्रीक ट्रेजेडी, इसने बोला कि ये एग्जामिन करता है और डेवलप किया है इसने पोएट्री को, स्पेशली ग्रीक ट्रेजेडी को डेवलप किया है, ठीक है, ग्रीक ट्रेजेडी को डेवलप किया है इसने। आर्ग्यू दैट सोक्रेटिक रैशनलिज्म एंड ऑप्टिमिज्म लेड टू द डेथ ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, इसके रैशनलिज्म से और ऑप्टिमिज्म से डेथ मानी जाती है ग्रीक ट्रेजेडी की, ये बात भी ठीक है, ये बात इसने फ्रेडरिक निस्ट ने की है। एग्जामिन द ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन एंशिएंट ग्रीक, ये गलत है, ये इसने बात नहीं की। आर्ग्यूज दैट ग्रीक ट्रेजेडी अराउज आउट द फ्यूजन ऑफ अपोलिनियन एंड डायनासियन एलिमेंट्स, अपोलिनियन और ये डायनासियन जो है ये अपोजिंग है, अपोजिंग फोर्स है ह्यूमन नेचर में, और कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएशन की जाती है उसमें भी अपोजिट माने जाते हैं।
तो ये सही है, ए बी डी ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है इसमें। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू बी द फर्स्ट फिक्शन मैगजीन बाय ह्यूगो ग्रेंसबेक। ह्यूगो ग्रेंसबेक की फर्स्ट फिक्शन मैगजीन कौन सी है? अमेजिंग स्टोरी, ये वाली फोर्थ। इसके बाद टर्म दी गई है, दूसरी तरफ उनकी डेफिनेशन दी है, मैच करना है। कैटास्ट्रोफ क्या होता है, एपिस्टस क्या होता है और प्रोटेसिस क्या होता है, कैटास्टेसिस क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैटास्ट्रोफ को। कैटास्ट्रोफ होता है एक सडन डिजास्टर दैट कोज ग्रेट ट्रेजेडी। कोई भी डिजास्टर है जिससे एक बड़ी ट्रेजेडी आती है, दैट इज कैटास्ट्रोफ होता है ये। तो ऐसा कहाँ है, इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं होता ये। फाइनल एक्शन ऑफ द कंप्लीटनेस अनरिवीलिंग द प्लॉट इन प्ले स्पेशली ए ट्रेजेडी। देखो ये मैच कर रहा है, फाइनल एक्शन लास्ट में क्या होगा, ये डिजास्टर लेके आएगा, स्पेशली ट्रेजेडी। तो ए को हम सेकंड के साथ मैच करेंगे। उसके बाद एपिस्टस क्या होता है, ये पार्ट होता है प्ले का जो डेवलप करता है मेन एक्शन को। The dramatic complication immediately process the climax of the play, the part of the play that develop the main action। ये हो गया एपिस्टस। तो इसके साथ मैच कर देंगे, तो A का हो जाएगा सेकंड और B का हो जाएगा फोर्थ। कहाँ पे A सेकंड B फोर्थ, देखो दोनों इसमें दिए गए हैं। और प्रोटेसिस होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसको मैच करेंगे इसके साथ। और कैटास्टेसिस होता है एक कॉम्प्लिकेशन इमीडिएटली प्रोसेस ऑफ द क्लाइमेक्स, ये वाला। ये ऐसे इस तरह से आपको टर्म याद करनी है। उसके बाद ये वाली जो टर्म है कैटास्ट्रोफ वाली, कई बार आई है पेपर में। जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ऐसे हम ड्रामेटिक पोएजी लिखी है इसने। कब लिखी है? 1668, इसकी फाइनल पब्लिकेशन डेट है। 1668 में ही जॉन ड्राइडन को पोएट लॉरियटशिप का रैंक दिया गया था। एंड ऐसे इज राइट्स इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन, चार राइटर हैं, यूजिनस, क्राइड्स, लेसिडस, निएंडर। आपको ये जरूर याद करने हैं कि कौन सा राइटर किसकी फेवर कर रहा है। कोई फ्रेंच ड्रामा की फेवर कर रहा है, कोई न्यू क्लासिकल ड्रामा की फेवर कर रहा है, कोई मॉडर्न को डिफेंड कर रहा है, ठीक है, कोई इंग्लिश जो एलिजाबेथन स्टेज है उसको डिफेंड किया है। तो इसमें ये पूछा गया कि निएंडर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। निएंडर मतलब न्यू, किसने लिखा है? जॉन ड्राइडन ने। तो जॉन ड्राइडन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। और इन्होंने इंग्लिश ड्रामा को, एलिजाबेथन ड्रामा को, ट्रेजिक कॉमेडी को, सबको डिफेंड किया है। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग रोट दैट पोएट्री इज नॉट ए ब्रांच ऑफ ऑथरशिप, इट इज द स्टफ ऑफ व्हिच वन लाइफ इज मेड, द रेस्ट इज मेयर ऑब्लिवियन, ए डेड लेटर फॉर ऑल दैट इज वर्थ रिमेंबरिंग इन लाइफ एंड द पोएट्री इज। किसने लिखा है ये स्टेटमेंट है किसकी है? विलियम हैजलिट की। विलियम हैजलिट की एक पोएम है ऑन पोएट्री इन जनरल। ये ऐसे है ऑन पोएट्री इन जनरल। ही सेड पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन एंड पैशन। ऐसे बात की है विलियम हैजलिट ने पोएट्री इन जनरल में। उसके बाद इन द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जीन फ्रांसिस लियोटार्ड ने लिखा है इसको, अनाउंस दैट द एक्लिप्स ऑफ द ऑल ग्रैंड नैरेटिव्स, द वन हुज डेथ he above all sought to declare was Anglican spirit, classical socialism। ये आएगा इसका फोर्थ, इसमें आगे कंटिन्यू होगा, declare was classical socialism। तो फोर्थ इसमें सही आंसर है। उसके बाद है लॉन्ग रेवोल्यूशन, ये बुक है रेमंड विलियम की, 1961 की ये बुक है। कल्चरल स्टडी में बहुत फेमस राइटर है रेमंड विलियम। कंडक्टेड ए लॉन्ग रेंज स्टडी ऑफ 350 canonical writers down from the Oxford Introduction to English Literature from the period। इसने बात की है इसमें लगभग 350 राइटर्स की, और वो राइटर्स हैं 470 से लेके 1920 तक के, ठीक है। चलो जी आगे। द टर्म एब्स्ट्रैक्ट पोएम was coined by Edith Sitwell, ये ठीक है। रेफर टू ए पोएम which was words are chosen for their oral quality। एब्स्ट्रैक्ट में ओरल क्वालिटी के लिए, तो ये भी ठीक है। उसके बाद है रेफर टू ए पोएम इन विच वर्ड्स आर चोजन फॉर इमेजरी सिंबोलिज्म। नहीं, इमेजरी सिंबोलिज्म के लिए नहीं है, ये W.H. Auden ने भी कोइन नहीं किया, क्योंकि ये तो एडिथ सिटवेल ने कोइन किया है। रेफर टू ए पोएम इन विच वर्ड्स आर नॉट स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर देयर सेंस और मीनिंग, ये ठीक है।
तो ए बी ई सही आंसर होगा इसमें, ए बी ई सेकंड ऑप्शन में गिवन है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट स्क्रीन एडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर द कॉमेडी ऑफ एरर। अब देखो क्या पूछ रही है कि ये बताओ शेक्सपियर से हमने हमारी जो हिंदी मूवीज बनी है, तो ये बताओ कौन सा शेक्सपियर से अडेप्ट किया गया है, मतलब कौन सी मूवी है जो कॉमेडी ऑफ एरर नाम का प्ले लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, उस पे बेस्ड है। द बॉयज फ्रॉम द सायराक्यूज ये बेस्ड है, अंगूर ये बेस्ड है, 2 दूनी 4 ये भी बेस्ड है। देखो मुझे भी नहीं पता था, मैंने इनको सर्च किया था। लव एंड वुड ये वाला जो है ये बेस्ड नहीं है, क्योंकि ये बेस्ड किस पे है, अडेप्ट किया गया है एज यू लाइक इट से। एज यू लाइक इट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी है मैंने भी, तो एज यू लाइक इट से अडेप्ट किया गया है लव एंड वुड ये वाली मूवी। तो राइट आंसर होगा ये वाला। फिल्में पूछ रहे हैं, चलो। प्लेस द फॉलोइंग वर्क्स इन एक्सेंडिंग ऑर्डर। अब ये वाला जो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि एक्सेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, अगर आप इसको हटा दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे हम जनरली सेट करते हैं वर्क्स को क्रोनोलॉजी में, ऐसे ही इसकी सेटिंग रखनी थी। कुछ बच्चों ने सोच लिया कि उल्टा रखना है, भाई घटते क्रम में करना है, तो उनका क्वेश्चन गलत हो गया होगा। चलो डायमंड डस्ट लिखा है, अब अलग अलग राइटर का है तो हमें डेट पता होनी चाहिए कि डायमंड डस्ट अनीता देसाई का है 2000 में, ब्रेस्ट गिवर बाय महाश्वेता देवी 1997 में है ये, डेथ एंड द किंग हॉर्समैन बाय वोल्सोएग का है 1975 में, ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन बाय डेरेक वॉलकॉट 1970 में है ये, एग्जाइल एंड द किंगडम बाय एल्बर्ट कैम्यू 1957 में है ये, जब इनको नोबेल अवार्ड मिला 1957 में ही एल्बर्ट कैम्यू को नोबेल अवार्ड मिला है। तो इसकी सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आएगा ये वाला ई वाला। अब ई दिया गया है ए के ऑप्शन में, बस आगे नहीं देखना। चलो आगे, विच रिसर्च ट्रीट फिजिकल, दूसरा क्वेश्चन आ गया रिसर्च मेथड मटेरियल से। विच रिसर्च ट्रीट फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड एज ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड डेटा। फिजिकल और सोशल वर्ल्ड की बात किस कहाँ होती है, सोशल साइंस रिसर्च। जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा की, क्वांटिटेटिव जो मेथड है वो यूज किया जाता है न्यूमेरिकल डाटा के लिए एंड टेक्निक टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इन सोशल साइंस रिसर्च। तो यहाँ पे सोशल वर्ल्ड की बात की गई है, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव। काइपोचे द स्क्रीन एडेप्टेशन, ये फिल्म है, फिल्म पे एक और क्वेश्चन आ गया। अब ये बताओ कौन सी नोवेल है चेतन भगत की जिससे ये फिल्म बनी है काइपोचे। ये है 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। वैसे चेतन भगत की आप और भी याद कर लेना, इसकी जो 5 ऐसी नोवेल है जिन पे फिल्में बनी है, जैसे कि 5 पॉइंट समवन पे 3 इडियट्स बनी है, हाफ गर्लफ्रेंड पे बनी है, 2 स्टेटस पे बनी है, 2 स्टेट्स पे बनी है, तो ये सारी आप ध्यान रखना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए दलित नैरेटिव रिटन बाय प्रूमल मॉर्गन। दलित राइटिंग से भी 5-6 क्वेश्चन आए हैं और इसकी मैंने एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बायोग्राफी बता रखी है। सबसे पहले बायोग्राफी किसने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। सबसे जो ओल्डेस्ट राइटर है वो कौन माना जाता है, पहला दलित राइटर कौन माना जाता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं इस एग्जाम में। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए दलित नैरेटिव। ये तिरुकुरल द बुक ऑफ डिजायर ये क्या नहीं है, दलित नैरेटिव नहीं है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। मीना कंडा स्वामी ने इसको लिखा है और इसमें फेमस लाइन है, आई इनवाइट यू डियर रीडर टू एंटर दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, आई इनवाइट यू टू फॉल इन लव। ये फेमस लाइन आती है इसमें से। चलो आगे, ये आ गया देखो वो, द आउटकास्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग दलित राइटर। किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये, अकरमासी। यह है शरण कुमार लिम्बले, ये राइटर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद हु सेड दैट एन ऑथर हैज नो क्लेम टू ओरिजिनल थॉट बट ओनली टू एप्ट प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वाज ऑलरेडी बीइंग थॉट बाय अदर। ये किसने बोला, हैज नो क्लेम टू ओरिजिनल थॉट बट ओनली टू एप्ट, ये बोला है अलेक्जेंडर पोप ने। 80 का हो गया ये वाला। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स रोट द फर्स्ट फीमेल दलित ऑटोबायोग्राफी। देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया दलित राइटर से, फर्स्ट फीमेल दलित ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है, शांताबाई
क्रुसुंजी काम्बले इन्होंने लिखी है। और आपको नाम भी जरूर उसका याद करना है कि कौन सी फर्स्ट दलित ऑटोबायोग्राफी है, फीमेल दलित ऑटोबायोग्राफी, ये है कालिडोस्कोप, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये वाली किसकी है? शांताबाई क्रुसुंजी काम्बले। हु रोट द पोएम इन प्रेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, हु रोट द पोएम इन प्रेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये किसने लिखा है? सिमस हैनी, फ्रांसिस्को, ल्यूसीले क्लिफ्टन ने लिखा है। फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक है, ल्यूसीले क्लिफ्टन, न्यूयॉर्क मतलब अमेरिकन है ये। Which of the following is considered to be the first Indian novel in English? बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। पहली नोवेल 1864 में लिखी गई थी, राजमोहन स्वाई, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था इसको। हाइपोथेसिस मेड ड्यूरिंग और आफ्टर द रिसर्च वर्क इज ओवर, हाइपोथेसिस बनाई जाती है ड्यूरिंग या फिर खत्म होने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिडक्टिव हाइपोथेसिस। इसमें जो रिसर्च है वो एक थ्योरी से स्टार्ट होती है, हाइपोथेसिस बनती है, उसके बाद उसको जनरलाइज किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, ये होता है डिडक्टिव हाइपोथेसिस में। एब्सलम इज ए नोवेल रिटन बाय विलियम फॉकनर, ये स्टोरी है विलियम फॉकनर ने लिखी है और ये 3 फैमिली के बारे में है। अमेरिकन साउथ में इसको सेटिंग रखी गई है, 3 फैमिली ऑफ अमेरिकन साउथ। इसको नोबेल अवार्ड भी मिला है इस राइटर को, विलियम फॉकनर को। लेकिन ये मत सोचना कि इस नोवेल के लिए मिला है, नोवेल के लिए नोबेल अवार्ड नहीं मिलता, पूरी साल की राइटिंग के लिए नोबेल अवार्ड मिलता है। एक पर्टिकुलर नोवेल के लिए बुकर अवार्ड मिलता है या पुलिट्जर अवार्ड भी मिलता है, इंडिया में साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। तो विलियम फॉकनर को कब मिला है? 1949 में नोबेल अवार्ड मिला है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुकर प्राइज इज नॉट करेक्ट, बुकर प्राइज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ए प्रेस्टिजियस ब्रिटिश अवार्ड गिवन एनुअली टू ए फुल लेंथ नोवेल, ये तो ठीक है। अच्छा, इसने क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है। एलिजिबल राइटर शैल बिलोंग टू द यूनाइटेड किंगडम एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक है। वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1968 बाय बुकर मैकडोनाल्ड, ए मल्टीनेशनल कंपनी। क्या ये 1968 में एस्टैब्लिश हुआ? 1969 से स्टार्ट होता है भाई। पहला बुकर अवार्ड मिला है समथिंग फॉर आंसर करके, ऐसे बैरी अंसवर्थ करके कोई राइटर है ऐसा जिनको पहला बुकर अवार्ड मिला है। तो ये कंपनी थी मैककोनेल कंपनी है कोई, ठीक है, जिसने शुरू किया था। और इसमें जैक कॉम्पेल है, चार्ल्स टेरेल है और टॉम मैंसेलर है, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। काउंटर पार्ट प्रिक्स इन फ्रांस, ठीक है ये भी। तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत होगी क्योंकि ये 1969 से स्टार्ट होता है। उसके बाद है वुमेन इन लव इज ए सीक्वल इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाय D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस वुमेन इन लव सीक्वल है किसका? द रेनबो का सीक्वल है ये। ब्रैंगमैन सिस्टर की कहानी है ये, गुडरुल और उर्सुला की, और उन्हीं के आगे वुमेन इन लव में कंटिन्यूस स्टोरी दिखाई गई है। और D.H. लॉरेंस के वर्क आप प्लीज क्रोनोलॉजी में याद करना नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय हेनरिक इब्सन वाज डिस्क्राइब एज एन ओपन सीवर, ये ओपन सीवर बोलता है अपने इस वर्क को घोस्ट को। मैच करना है। उसके बाद हेट्रोग्लोसिया क्या होता है? होमोसोशियलिटी क्या होता है? होमो का मतलब क्या होता है? होमो मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे देखो सेम कोई बात की गई है, डेलिब्रेट डाइवर्सिटी, सेम सेक्स रिलेशनशिप आर नॉट नेसेसरली, भाई जरूरी नहीं कि सेक्सुअल हो, सेम सेक्स की बात की गई है, सेम सेक्स रिलेशनशिप। तो बी को हम थर्ड के साथ मैच कर सकते हैं। बी का थर्ड देखो कौन से ऑप्शन में है, एक में ही दिया गया है। इस ट्रिक से भी ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो सोल्व। हेट्रोग्लोसिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लिंग्विस्टिक फॉर्म, मल्टीपल ज्यादा लिंग्विस्टिक फॉर्म जब होती है उसको बोलते हैं हेट्रोग्लोसिया। तो मल्टीपल का मतलब यहाँ पे क्या है? डेलिब्रेट जानबूझ के होता है, डाइवर्सिटी होता है बहुत ज्यादा, मतलब मल्टीपल। तो इसको हम मैच कर देंगे सेकंड के साथ, ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड भी इसमें दिया गया है, ठीक है। और मैथनवी होता है लॉन्ग नैरेटिव एपिक, और मोरलोजी होता है डेलिब्रेट फुलिशनेस, ठीक है।
चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग assertion is not true with respect to cultural intermediaries। ये एक टर्म है, किसकी है, फ्रेंच राइटर है पियर बोर्डी, ये दिया गया है, इसमें पियर बोर्डी की टर्म है कल्चर इंटरमीडियरीज। ये तो ठीक है। अब ये नोट ट्रू पूछा गया है, कल्चर इंटरमीडियरीज मीडिएट बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कल्चरल इवेंट्स एंड इट्स कंज्यूमर, these involve in mediating between the production of cultural goods and production of consumer। ये ठीक है। promotional material do not constitute cultural intermediaries। पर promotional material जो है वो constitute नहीं करते, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि ये constitute करते हैं। पूछा गया है नोट ट्रू, तो यही ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, फैन क्लब कल्चरल इंटरमीडिएरीज है। Who among the following were associated with metaphysical society founded in 1869 by Sir James Noble। 1869 में जेम्स नोवेल ने एक मेटाफिजिकल सोसाइटी है इसको फाउंड किया था, और इसमें कुछ जो क्लर्जीमेंस हैं, चर्च के जो क्लर्जीमेंस होते हैं या प्रोमिनेंट जो भी फिलोसोफर थे या पॉलिटिशियन थे वो थे इसमें। अब इसमें पूछा है नाम कौन कौन से नहीं है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इसमें नहीं था, थॉमस हेनरी हक्सले है, एल्फ्रेड टेनिसन भी है इसमें, विलियम ग्लैडस्टोन भी है, मैथ्यू आर्नोल्ड नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, ए और डी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, इसमें पूछा है कि कौन कौन से हैं, तो बी सी ई राइट आंसर होगा, फोर्थ वाला ये। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस मोक द रेस्टोरेशन ड्रामा ऑफ ड्राइडन एंड थॉमस ओटवे। रेस्टोरेशन का कौन सा ड्रामा है जिसमें ड्राइडन और थॉमस ओटवे का मजाक उड़ाया गया है। बैगर ओपेरा नहीं है, टॉम थम नहीं है, क्रिटिक ये भी नहीं है, रिहर्सल बाय जॉर्ज विलर्स, ठीक है ये है जॉर्ज विलर्स, 1972 में लिखा गया था। ये हिस्टोरिकल प्ले है ड्राइडन पे और इसके ऊपर थॉमस ओटवे पे। उसके बाद विच टेक्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री पब्लिश्ड बाय एन अबओरिजिनल ऑथर। ये अबओरिजिनल से आ गया, ओड्रिगो नुनुकल का वर्क है वी आर गोइंग, इसको पहली पोएट्री मानी जाती है जो बुक है पोएट्री की जिसको पब्लिश किया गया था अबओरिजिनल ऑथर के द्वारा। लेकिन इसका नाम आप याद रखना, ये जो नाम है ओड्रिगो नुनुकल, ये क्या है, एक पेन नेम है, ये कैथ वॉकर नाम है वैसे इनका, कैथ वॉकर। चलो आगे, हु अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन राइटर वाज द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन टू बिकेम द यूएस पोएट लॉरिएट। पोएट लॉरिएट, पहली पोएट लॉरिएट बनी थी कौन, फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन वुमेन राइटर है एंड कंसल्टेंट इन पोएट्री एट द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये है भाई रीटा डोव। 1993 से लेकर 1995 तक ये पोएट लॉरिएट बनी है, और ये यंगेस्ट पर्सन है जो एवर होल्ड दिस पोजीशन। आई थिंक लगभग 40 या 41 साल की एज में ही ये पोएट लॉरिएट बनी थी। ये यंगेस्ट पर्सन है जो पोएट लॉरिएट बनी। फोनेटिक्स क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड होता है, ठीक है, रिसेप्शन नहीं होता स्पीच साउंड का, ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड भी होता है, पैटर्न ऑफ स्पीच साउंड, पैटर्न ऑफ स्पीच साउंड क्या होता है, फोनोलॉजी, इसको बोलते हैं फोनोलॉजी को, पैटर्न ऑफ स्पीच साउंड। वर्ड फॉर्मेशन होता है डेरिवेशन, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट ठीक है और सी फर्स्ट में दिया गया है। चलो आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवल बाय ई एम फॉस्टर इज अबाउट होमोसेक्सुअल लव। ये मॉरिस और एलिक की स्टोरी है जो कि होमोसेक्सुअलिटी की बात करती है इसमें, और इसमें रियल लाइफ के जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट किया गया है। अब वो रियल लाइफ वाले क्रॉस रिलेशनशिप दिखाया गया है। एडवर्ड कारपेंटर है एक, एडवर्ड कारपेंटर एंड हिज वर्किंग क्लास पार्टनर जॉर्ज मेरिल, दे प्रेजेंट ए रियल लाइफ मॉडल ऑफ एरिक एंड एलिक, मॉरिस एंड एलिक सॉरी। तो ये है होमोसेक्सुअलिटी की थीम है जिसमें। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है, एंग्लो इंडियन राइटर इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ के अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजी में रखना है। सरोजिनी नायडू 1879, माइकल मधुसूदन दत्त 1824, मनमोहन घोष 1869, हेनरी डॉर्जियो 1809 और तोरुदत्त है 1856। तो सबसे पहले ये आना चाहिए हेनरी डॉर्जियो, डी वाला, डी ऑप्शन कहाँ पे है, इसमें दिया गया है, तो ये राइट आंसर हो गया।
चलो आगे, क्रोनोलॉजी अरेंज द फॉलोइंग इन दियर ऑर्डर ऑफ, अच्छा पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग अब इनको क्रोनोलॉजी में रखना है। कैक्सटन का प्रिंटिंग, मैलरी, अच्छा थॉमस मैलरी का वर्क है ले मोर्टे डी आर्थर, ये तो 1485 है, पहले भी आया है पेपर में, ये इसकी डेट आई है पहले। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस कब एस्टेब्लिश की? 1476 में ही ये प्रिंटिंग प्रेस आई थी इंग्लैंड में। गटनबर्ग प्रिंटिंग बाइबल इन मैनीज जर्मनी, गटनबर्ग ने बाइबल को प्रिंट किया जर्मनी में, कब प्रिंट किया था? तो इसको प्रिंट किया था 1450 में, क्योंकि जर्मनी में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी। ये जो कैक्सटन है, विलियम कैक्सटन, ये इंग्लैंड में लेके आया था बाद में 1476 में। कैक्सटन ने हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय फर्स्ट, ये पहली बुक मानी जाती है इंग्लिश की जिसको सबसे पहले प्रिंट किया गया था, विलियम कैक्सटन ने इसको प्रिंट किया था, और इसको प्रिंट किया था 1474 में, 73 या 74। और फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल इनटू इंग्लिश बाय जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ पहले राइटर माने जाते हैं रिफॉर्मेशन के, इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था जब प्लेग फैल गया था 1382 में, 1348 में वैसे प्लेग फैला था और लंबे टाइम तक रहा था ये, और उन्होंने ट्रांसलेट किया क्योंकि इस एज में लोगों का फेथ जो है वो बिल्कुल फेड होता जा रहा था गॉड से, रिलीजन से लेके, तो उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था ताकि लोग उस बाइबल को पढ़े और एज इट इज अपना जो बिलीफ है वो बनाए रखें। तो अब ये देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, 13 वाला आएगा, 1382। ई ऑप्शन कहां पे है सबसे पहले इसमें, तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। Which one of the following English novel received साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2023? 2023 के लिए किसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है? 2018 की एक बुक है रेक्विएम इन रागा जानकी बाय नीलम शरण गौड़, 2018 की बुक है, वैसे 2023 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इस बुक के लिए। तो आप लेटेस्ट वाले याद रखा करो, साहित्य अकेडमी अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड और नोबेल अवार्ड, बुकर अवार्ड, ये जो लेटेस्ट के हैं 2022 के हैं, 23 के हैं, 24 के हैं, ये सारे याद रखा करो। उसके बाद है टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म वाज यूज्ड इन 1917 बाय जर्मन फिलोसोफर रुडोल्फ पेनविट्ज टू डिस्क्राइब द निहिलिज्म ऑफ 20th सेंचुरी वेस्टर्न कल्चर। ये निहिलिज्म क्या है? ये फिलोसफी है जो कि रिजेक्ट करता है हर एक चीज के एग्जिस्टेंस को, कहता है कि जो वर्ल्ड है वो मतलब बेसलेस है, किसी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसी फिलोसफी है ये निहिलिज्म। इससे कौन कौन से ऑथर एसोसिएट करते हैं ये प्लीज याद रखना, ठीक है। इसको सबसे पहले जर्मन फिलोसोफर ने यूज किया था, रुडोल्फ पेनविट्ज ने। उसके बाद कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ किसने डेवलप किया है? पॉलीसिस्टम थ्योरी, ये है इतमार इब्न जोहर। फर्स्ट को हम मैच करेंगे थर्ड के साथ। रेलेवेंस थ्योरी दी है अर्नेस्ट अगस्त ने। स्कोपस थ्योरी दी है वर्मीर ने, और कोवर्ट ट्रांसलेशन है जूलियन हाउस। तो ए को हम थर्ड के साथ मैच करेंगे, बी को फर्स्ट के साथ, इसमें दिया गया है। आगे हु रोट द बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज, हु रोट द बुक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज, ये अलेक्जेंडर म्यूरे, इन्होंने ये बुक लिखी है। स्कॉटिश राइटर है वैसे ये, स्कॉटिश में पूछो आयरलैंड से पूछो, स्कॉटिश से पूछो, कहीं से पूछो, जब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो, फ्रॉम विच बुक ऑफ जॉन मिल्टन पोएम पैराडाइज लॉस्ट द एपिग्राफ ऑफ द मैरी शैली नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन टेकन व्हेन एडम आस्क्ड गॉड डिड आई रिक्वेस्ट दाई मेकर फ्रॉम माय क्ले टू मोल्ड मी मैन, डिड आई सॉलिड दी फ्रॉम डार्कनेस टू प्रमोट मी। देखो इसमें पैराडाइज लॉस्ट में से एपिग्राफ लिया है मैरी शैली ने, एक नोवेल है मैरी शैली की फ्रैंकेनस्टाइन। गोथिक लिटरेचर में बहुत फेमस नोवेल इनको माना जाता है फ्रैंकेनस्टाइन। अगर आपने नहीं पढ़ी तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ लेना इसको। बुक नंबर 10 है जिसमें ये वाली जो कोटेशन आती है, डिड आई रिक्वेस्ट दाई मेकर
फ्रॉम माई क्ले टू मोल्ड मी मैन। और ये एज ए एपिग्राफ यूज किया है, मतलब एक कोटेशन इसने यूज किया है इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही मैरी शेली ने फ्रैंकनस्टाइन में। राइट आंसर है बुक 10th। मैच करो फिर। ऑन मगी नाइट इन मुंबई, ये है महेश दत्तानी का। गोल्डन गेट विक्रम सेठ ये रहा। द बॉयफ्रेंड ये है, ये राजा राव नहीं है भाई, आर राज राव, ध्यान रखना, ये वो वाला राजा राव नहीं है, ये रामचंद्र पुरापू राज राव है जिन्होंने ये लिखा है द बॉयफ्रेंड। और इसके बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ये जो द बॉयफ्रेंड है ये फर्स्ट गे नॉवल है, फर्स्ट गे नॉवल टू कम फ्रॉम इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस तरह से इनको मैच करना है। लव एंड लॉन्गिंग इन मुंबई, ये है विक्रम चंद्रा। उसके बाद फिर मैच करना है लैंग, क्या था, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, सोशली शेयर्ड लैंग्वेज। एक को सेकंड के साथ मैच करो, कहाँ है, एक का सेकंड इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हो गया मैच एक से ही। पैरोल क्या होता है, पैरोल होता है लैंग्वेज के रूल्स, मान लो सीख ली हमने, जब उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक स्पीच बनता है, दैट इज पैरोल होता है स्पीच। सिग्निफायर होता है एक वर्ड और सिग्निफाइड जो उस वर्ड से मीनिंग कन्वे हो रहा है। अरेंज द वर्क्स ऑफ टोनी मॉरिसन इन ऑर्डर ऑफ द क्रोनोलॉजी ऑफ द पब्लिकेशन। अब देखो टोनी मॉरिसन, अगर एक पर्टिकुलर राइटर से आपको सवाल पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्रोनोलॉजी में सेट करो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है, याद करनी पड़ेगी भाई ये चीजें तो, लेकिन थोड़ा आसान हो जाता है अगर आप इस टेक्निक से ये क्वेश्चन करोगे तो। टोनी मॉरिसन की डेब्यू नॉवल देख लो कौन सी है, अगर आपने याद कर रखी होगी तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। टोनी मॉरिसन की डेब्यू नॉवल है ब्लूएस्ट आइज, ये वाली ब्लूएस्ट आइज, ठीक है। अब क्रोनोलॉजी में सेट करना है तो सबसे पहले यही आएगी, सी ऑप्शन को सबसे पहले रख दो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें सी ऑप्शन सबसे पहले है। अब एक ही ऑप्शन में सी ऑप्शन सबसे पहले आपका राइट आंसर होगा, भले ही आपको डेट ना पता हो। अगर पर्टिकुलर राइटर की आपको डेब्यू नॉवल पता है तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द प्लान ऑफ ए नॉवल, प्लान ऑफ ए नॉवल लिखा है जेन ऑस्टन ने, पढ़ लो। परसुएशन पढ़ लो, एमा पढ़ लिया, और इसके अलावा हमने प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ लिया, ठीक है। बहुत फेमस इनकी नॉवल है, सारी पढ़ के गए थे, लेकिन प्लान ऑफ द नॉवल नहीं पता किसने लिखा है। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी फेमस राइटर हैं उनकी बिल्कुल माइनर बुक्स पूछी जा रही है, जो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल नहीं है उनके लिए, तो बिल्कुल माइनर टाइटल जो है आजकल इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ऐसे याद करने पड़ेंगे। अब फिर ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल से आ गया, चौथा क्वेश्चन आया है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल टेक्स्ट, और उनको मैच करना है वॉन्जिन कंट्री, इसको लिखा है जैक डेविस ने। प्लेन्स ऑफ प्रॉमिस, इसको लिखा है एलेक्स राइट ने। माई पैलेस लिखा है सैली मॉर्गन ने, और नॉट मीटिंग मिस्टर राइट लिखा है अनीता डेस ने। ए को हम मैच करेंगे सेकंड के साथ, ए सेकंड कहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें दिया गया है थर्ड में, एक से हो रहा है सोल्व ये भी। तो बिल्कुल आप ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर की लिस्ट निकालिए, उनके वर्क्स, सिर्फ आप टाइटल याद कर लीजिए, इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आ रहे, टाइटल ही पूछे जा रहे हैं। फिर आ गया शेक्सपियर का पब्लिकेशन, ट्वेल्थ नाइट, टेमिंग ऑफ द श्रू, मच एडो अबाउट नथिंग, रोमियो एंड जूलियट, द विंटर टेल। ये देख लो, ट्वेल्थ नाइट 1601 से लेके 2 तक है, टेमिंग ऑफ द श्रू 1590 से 92 है, मच एडो अबाउट नथिंग 1612 में है, रोमियो एंड जूलियट है 1597 में, और उसके अलावा द विंटर टेल है 1611 में। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन बनाओ, इसके सबसे पहले कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा सबसे पहले। बी कहाँ पे है, इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। उसके बाद डी आएगा, डी दोनों में है, देन ए आ जाएगा, ए इसमें दिया गया है, तो राइट आंसर हमारा हो गया सेकंड। शेक्सपियर से तो हर बार क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद हु सेड दैट लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ साइन हुज पार्ट्स कैन बी मस्ट बी कंसीडर्ड इन देयर सिंक्रोनिक सॉलिडिटी। सिंक्रोनिक डायक्रोनिक की बात की है लैंग्वेज में,
फर्डिनेंड डे सोसोर, नहीं तो राइट आंसर भी यही है। उसके बाद सीक्वेंस द फॉलोइंग बुक्स ऑफ दोस्तोवस्की। अब फियोडोर दोस्तोवस्की है, इनकी बुक्स को क्रोनोलॉजी में रखना है। फियोडोर दोस्तोवस्की, अगर आपको एक सिंगल वर्क इनकी डेब्यू नॉवल भी आपको पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ये पुअर फोक वाली इनकी डेब्यू नॉवल है 1846 की। अब ये देखो सबसे पहले यही आएगी। अब ई देखो ऑप्शन कहाँ पे है, पहले इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, हो गया ठीक। जरूरत नहीं आपको डेट याद करने की, मतलब एक ही राइटर की जब डेट्स पूछी जाएगी वो क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे अलग अलग राइटर की पूछी जाएगी तब आपको याद करनी पड़ेगी। ग्रीक वर्ड है पोलिस, पोलिस का मतलब पॉलिटिकल से है और यहाँ पे सिटी स्टेट से है। बी ठीक है और डी ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। 3 hysterical stories by W.M. ठाकरे portraying unhappy marriage and exploitation of one partner by the other are titled as। अब हमें भी पता है विलियम मैकपीस ठाकरे बहुत फेमस नॉवेलिस्ट हैं विक्टोरियन एज में, हमने इनके काफी सारे वर्क्स भी पढ़े हैं। लाइक इनका सबसे फेमस वर्क है वैनिटी फेयर, वैनिटी फेयर है, और हेनरी एस्मोंड वाले भी हैं, 3-4 और भी टाइटल हमने याद किए थे। लेकिन अब ये आ गया नया मेंस वाइफ्स आ गया, बिल्कुल ही माइनर वर्क है बिल्कुल। द प्रॉपर्टी ऑफ रिसर्च टू रेप्लिकेट द सेम रिजल्ट यूजिंग द सेम टेक्निक, जब एक ही टेक्निक को सेम टेक्निक को आप यूज करते हो सेम रिजल्ट आते हैं, दैट इज रिलायबिलिटी। ठीक है, आपकी रिसर्च जो है वो रिलायबल हो गई है। आप कंडीशन सेम कंडीशन रखेंगे रिजल्ट सेम आएंगे तो ये रिलायबल हो गया। 4th क्वेश्चन था रिसर्च से। नियोप्लेटोनिज्म वाज फाउंडेड बाय, नियोप्लेटोनिज्म को प्लोटिनस ने फाउंड किया है और अरिस्टोटल ने किया है। ये है क्या? नियोप्लेटोनिज्म, ये एक प्लेटो से आइडिया आया है। इट होल्ड दैट वर्ल्ड इज ए कॉपी ऑफ एन आइडियल रियलिटी, कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कॉपी है आइडियल रियलिटी से, दैट इज नियोप्लेटोनिज्म। इसको बी प्लोटिनियस ने और एरिस्टोटल ने, बी और डी। बी और डी तो है ही नहीं, तो फिर क्या होना चाहिए इसका? इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है थोड़ी सी, एक बार आप चेक कर लेना इसको प्लीज। चलो मैं भी देखूंगा इसका। अगर आप ये क्वेश्चन फाउंड करते हैं, जहां जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। उसके बाद द टर्म कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को किसने इंट्रोड्यूस किया है? सिगमंड फ्रॉइड नहीं है, कार्ल युंग है, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को। अब ये होता क्या है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस? इट रेफर टू द पार्ट ऑफ द ह्यूमन साइकी दैट इज शेयर्ड अमंग पीपल एंड इनहेरिट फ्रॉम आवर एंसेस्टर। हमारे जो एंसेस्टर से मिलता है, एक तरह की साइकी होती है जो सारे लोगों में होती है। इट कंटेन्स आर्केटाइप ऑफ यूनिवर्सल प्रीमोर्डाइल इमेजेस एंड आइडियाज, ये भी ठीक है। इट कंटेन्स, ये होगा कंटेन्स स्टीरियोटाइप एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस स्टोर्ड इन द अनकॉन्शियस। नहीं, कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है? स्टीरियोटाइप्स एंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात नहीं होती, इसमें यूनिवर्सल की बात होती है, तो ये कट हो गया। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अनकॉन्शियस कॉमन टू ह्यूमैनिटी एज ए होल, होल की बात आ रही है यहाँ पे भी, ठीक है। यूनिवर्सल की बात हो रही है तो ये भी ठीक है, बी सी ई राइट आंसर हो गया। Who among the following is not associate with lesbian and gay study? लेस्बियन गे स्टडी से कौन सा राइटर एसोसिएट नहीं करता इसमें से? जेन रूल, जोनाथन डेलिमोर, जॉन वेन, ये जॉन वेन नहीं है, एलिजाबेथ जेनिंग नहीं है, रिचर्ड डायर। सी और डी, ये द मूवमेंट से आते हैं ये राइटर, ये एंग्री यंग मैन से आते हैं। जो मॉडर्न एज है उसमें एक मूवमेंट आता है 1950s के आसपास, एंग्री यंग मैन के नाम से और एक द मूवमेंट के नाम से, उनसे एसोसिएट करते हैं राइटर। अब ब्लैक अमेरिकन राइटर है, इनको क्रोनोलॉजी में बर्थ के अकॉर्डिंग सेट करना है। माया एंग्लू 1928, टोनी मॉरिसन 1931, एलिस वॉकर 1944, लैंगस्टन ह्यूजेस 1901, जेम्स बाल्डविन 1924। डी सबसे पहले आएगा, डी इसमें दिया गया है, इसमें भी है। उसके बाद है डी ई इसमें दिया गया है, तो ये सेकंड वाला सही आंसर होगा इसमें।
M.H. Abraham, The Mirror and the Lamp, Romantic Theory and the Critical Tradition. The Mirror and the Lamp, इसने लिखा है M.H. Abraham ने. Describe 18th century English theater literature as mirror. 18वीं शताब्दी का जो लिटरेचर है उसको एज ए मिरर इसने बोला है, ठीक है. It describe 19th century English literature as lamp, ये भी ठीक है. 19th century का लिटरेचर जो है उसको लैंप बोला गया है. और describe 19th century English literature as mirror, ये गलत हो गया, अपोजिट हो गई ऊपर वाली की. The metaphor or mirror is used to describe the literature as a cool intellectual reflection of outward realities. ठीक है ये भी. The metaphor of mirror to describe the literature as illumination set by the artist, नहीं ये गलत है. तो A B D राइट आंसर होगा इसमें. A B D गिवन है ऑप्शन थर्ड में. उसके बाद पोएम दी गई है, दूसरी तरफ इंडियन पोइट है, मैच करना है. नाइट ऑफ स्कॉर्पियन किसका है? निजिम एजिकल. ठीक है, ए का फोर्थ हो गया. ए फोर्थ कहां पे है? ए फोर्थ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, हो गया मैच. अनफिनिश्ड पोएम लिखी है इसने यूनिस डिसूजा ने. द लुकिंग ग्लास है कमला दास. टू ए फ्रेंड फार अवे ये है ए के रामानुजन. उसके बाद है ऑथर, दूसरी तरफ नोबेल प्राइज के साल दिए गए हैं. वोल्सोइको को मिला है 1986 में. तो ए का फोर्थ हो गया. ए का फोर्थ देखो कहां पे है, एक ऑप्शन में ये. नडाइन गॉर्डिमर का है, ये 1991 में है. डायरेक्ट वॉलकॉट को मिला है 1993 में. आप इसको अपनी जो डेट है, कोई बर्थ डेट है या 2003 जो ये जेएम कोएट्जी को मिला है, जिसकी भी जो बर्थ डेट हो, ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, कोई भी डेट ऐसी आती है जो एसोसिएट करती हो आपके बर्थ डेट से, तो वो चीजें अलग से लिख लो ताकि आपको फटाफट से याद आ जाए कि मेरी बर्थ डेट जो है, मेरी बर्थ ईयर है, उसमें ये वर्क पब्लिश हुए हैं या उनको नोबेल अवार्ड मिला है या उनको बुकर अवार्ड मिला है. ऐसे 4-5 तो नॉर्मली आपको याद हो जाएंगे. उसके बाद टर्म है सोशल फैक्ट एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज वर यूज्ड बाय. ये सोशल फैक्ट और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लैंग्वेज में किसने यूज किए हैं? ये लैंग्वेज में सोशल फैक्ट और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल को. ये सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है जो कि शेप करता है आइडिया, बिलीफ और नॉलेज जो है, जो एक ही ग्रुप के पीपल है वो शेयर करते हैं, तो उसको सोशल फैक्ट या सोशल फैक्ट बोलते हैं. तो इनको यूज किया है लैंग्वेज में किसने? फ्रेंच बॉस नहीं, ब्लूमफील्ड ने नहीं किया, एमाइल डुर्कheim और नोम चॉम्स्की, इन दोनों ने किया है. तो राइट नहीं, इसने किया है, नोम चॉम्स्की ने नहीं किया, फर्डिनेंड डे सोसोर ने किया है. तो सी और ई राइट आंसर होगा हमारा, पहला ही इसमें सही है. उसके बाद है इवेंट दे रखे हैं, दूसरी तरफ ईयर दे रखा है, उनको मैच करना है. इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल. इंटरनेशनल ईयर ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल ये मनाया जाता है 1993 को. तो ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड है ऑप्शन फोर्थ में. ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट फॉर्मली अपोलोजाइज्ड टू द स्टोलन जनरेशन, ये है 2008 में. फॉर्मल एंड ऑफ द वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी 1973 में. द फर्स्ट नेशनल सॉरी डे 1998 में सेलिब्रेट मतलब किया जाता है. तो ये आप जरूर डेट से याद रख सकते हो, आपकी बर्थ डेट से, क्योंकि अभी जो रिसेंट में तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे हो सकते हैं उनकी बर्थ डेट जो है वो 1998 हो. उसके बाद प्लेटो व्यूड पोएट्री एज, प्लेटो ने पोएट्री को कैसे डिस्कस किया है? क्रिटिसिज्म में हमने पढ़ा है प्लेटो जो है वो पोएट्री के बारे में बहुत कुछ बुरा बोलते, भला तो कुछ भी नहीं बोलते वो. तो वो बोलते कि ये इमिटेशन है, रियलिटी तो है ही नहीं बिल्कुल भी, मदर ऑफ लाइज है, मॉरली करप्ट करती है, बहुत सारी चीजें ऐसी बोली है. ये इमिटेशन है रियलिटी की, सेल्फ सब्सिस्टेंट नहीं है, डिस्टेंट फ्रॉम रियलिटी है, रियलिटी से बहुत दूर है. मैनिफेस्टेशन ऑफ रियलिटी नहीं है, लाइफ एज एक्सपीरियंस इन रियलिटी नहीं. इतना पॉजिटिव कहां बोला है? ये है, और ए और सी सही आंसर हो गया फर्स्ट. अरेंज द फॉलोइंग पार्टीशन बेस्ड फिल्म. अब फिर फिल्म से क्वेश्चन आ गया तीसरा. पढ़ाई छोड़ के फिल्म ही देख लें एक बार. गरम हवा नाम भी पहली बार ही सुन रहे हैं हम तो इनका. 1974. तमस 1988 की फिल्म है. खामोश पानी 2003 में है. ये क्या है? चिन्नुमुल, ये है 1950. बताओ भाई 1950 की मूवी हम कैसे देखेंगे? सुवर्णा रेखा ये है 1965.
कर लो क्रोनोलॉजी में खुद ही सेट, देख लो इनको। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग assumption आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग कल्चर ऑफ स्पेस। यहाँ पे स्पेस का मतलब वो वाला स्पेस नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे स्पेस का मतलब जो आपका जो पर्सनल स्पेस है या आपकी जो सिक्योर लाइफ है, आप उससे एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो सिर्फ आपको पता हो उसके बारे में, वो आपका पर्सनल स्पेस है। स्पेस इज अबाउट पावर टू कंट्रोल एक्सेस। अगर आपको अच्छा स्पेस मिल सकता है तो आप क्या करेंगे, पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये, लेकिन यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया है, ध्यान रखना। स्पेस इज सिंपली लैंड और बिल्ट अप एरिया। क्या सिंपली एक ये लैंड होती है स्पेस? लैंड तो नहीं होती ना, ठीक है। इसको कट कर दो फिर। द स्पेस इन्फ्लुएंस सोशल रिलेशन एंड कम्युनिटी। स्पेस जो है वो इन्फ्लुएंस करता है अगर आपको फ्रीडम मिलती है, आपको आपकी जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, उसमें आपको सिक्योरिटी मिलती है, आपको एक पर्सनल स्पेस मिलता है, आपको मान लो एक प्राइवेट रूम हो गया आपका, ठीक है। तो क्या उससे सोशल रिलेशन और कम्युनिटीज इन्फ्लुएंस होती है? अगर आपके बिहेवियर में चेंज होगा तो बिल्कुल रिलेशन, आपके जो सोशल रिलेशन और कम्युनिटीज इन्फ्लुएंस होंगे, तो ये भी ठीक है। स्पेस इज सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशल रिलेशन, ये बात भी ठीक है। स्पेस हैज नथिंग टू डू विद द एवरीडे एक्टिविटी। क्या एवरीडे एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है स्पेस का? बिल्कुल है, तो ये गलत है। अब गलत स्टेटमेंट देखो, बी वाली गलत है और ई वाली गलत है। बी ई दिया गया है थर्ड ऑप्शन में। चलो आगे, थिंग्स एज दे आर और द एडवेंचर ऑफ कैलेब विलियम्स वाज रिटन एज ए कॉल टू एंड द अब्यूज ऑफ पावर बाय टायरेनिकल गवर्नमेंट। ये सही है, इसमें ये लिखा गया था कॉल टू एंड द अब्यूज ऑफ पावर टायरेनिकल गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद मैच करना है, टेक्स्ट दिया गया है एक तरफ, दूसरी तरफ ऑथर के नाम है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क्रिटिक ऑफ जजमेंट लिखा है इमैनुअल कांट ने, तो ए का थर्ड ऑप्शन होगा। ए का थर्ड इसमें दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, तो दो ऑप्शन तो हमारे पहले से एलिमिनेट हो गए। उसके बाद है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये है GWF हीगल, हीगल ने लिखा है, तो इसको हम फोर्थ के साथ मैच करेंगे। फोर्थ इसमें दिया गया है, ऑप्शन फोर्थ वाला हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद मैच करना है, एक तरफ राइम दी गई है, दूसरी तरफ ऑथर के नाम दिए गए हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वाह भाई वाह, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेपर में, देखो। तो ए को हम मैच करेंगे, ये लिखा है एन टेलर ने, इनकी राइमिंग है ये, जेन एंड एन टेलर। तो इसको मैच कर दो फटाफट से सेकंड के साथ। ए का सेकंड इसमें है और इसमें है, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, ठीक है। अब आगे चलो, वी विली विंकी, ये है विलियम मिलर ने लिखा है, इसके साथ मैच करो इसको। उसके बाद है मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब, ये लिखा है सारा जोसेफ हेल ने, और ओल्ड मदर हर्बर्ट लिखा है सारा कैथरीन ने। तो सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट, ये दिया गया है इसमें, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग प्लेस इन ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लगाने हैं इनको। डेथ ऑफ सेल्समैन ऑर्थर मिलर, अमेरिकन है ये, 1949। द ग्लास मैंग्री बाय टेनिस विलियम्स, 1944। हु इज एफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, 1962। द आइसमैन कॉमेट बाय यूजिन ओनिल, 1939। और 12 एंग्री मैन बाय रेगिनाल्ड रोज, ये है 1957 में। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले डी आएगा, ये नहीं, हाँ डी आएगा 1939 वाला, इसको कट कर दो, डी दो में है। उसके बाद डी के बाद क्या आएगा, बी 1944 वाला, बी इसमें दिया गया है, देखो सी इसमें सी है, ये भी कट हो जाएगा, ये वाला सही आंसर है। इसके बाद फिर चिन्वा एचपी के वर्क दिए गए हैं, इनको ऑर्डर में सेट करना है। ए मैन ऑफ पीपल, ये है मैन ऑफ पीपल, 1966 में है, ठीक है। थिंग्स फॉल अपार्ट है 1958 में। एरो ऑफ गॉड, ये है 1964 में। एंट हिल ऑफ स्वाना, ये है 1987 में। नो लॉन्गर एट ईज है 1960 में। अब एक चीज ध्यान रखना, इनकी जो ट्रायोलॉजी है ना,
वो ट्रायोलॉजी कंटिन्यूसली आप रख के देखो साइड में। थिंग्स फॉल अपार्ट है इनकी एक पार्ट, उसके बाद नो लॉन्गर एट ईज आता है और एरो ऑफ गॉड आता है। तो BEC, अगर आपको डेट नहीं पता तो आप इसको ऐसे रख लो BEC। अब BEC देखो कौन कौन से ऑप्शन में है कंटिन्यू। BE तो है लेकिन C पहले है, इसमें गलत हो गया। BEC इसमें है और BCE इसमें C पहले है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और इसमें BEC इसमें भी है। अब देखो सबसे पहले मतलब ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही एलिमिनेट हो गए अगर हमें डेट नहीं पता तो भी, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यूस है, लगातार 3 है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि सबसे पहले ये वाले वाक्य इन्होंने लिखने स्टार्ट किए थे और उसके बाद ये आ जाएंगे हमारे मैन ऑफ पीपल और आंट हिल ऑफ स्वान, A और D। उसके बाद क्रोनोलॉजी है फिर मार्गरेट एटवुड की। मार्गरेट एटवुड का अगर आपको फर्स्ट वर्क याद है तो एडिबल वुमेन लिखा था 132, एडिबल वुमेन। ये है एडिबल वुमेन है 1969 में, और उसके बाद हैंडमेड टेल है 1985 में, ब्लाइंड असैसिन्स 2000 में है, लेडी ओरेकल है 1976 में और रॉबर्ट्स ब्राइड है 1993 में। सबसे पहले आएगा ये 1969 वाला एडिबल वुमेन, तो ए ऑप्शन 1 में दिया गया है, ये राइट आंसर हो गया इसमें। उसके बाद हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन डिफेंस ऑफ सेंट रसा, द 8 रसा आर लाइक 8 गॉड्स एंड सेंट इज लाइक देयर हाईएस्ट सेंटर शिवा। ये अभिनव गुप्ता ने बोला है, ये स्टेटमेंट है अभिनव गुप्ता की। इसके बाद है क्रोनोलॉजिकली अरेंज द नोवेल ऑफ द सलमान रश्दी इन ऑर्डर देयर पब्लिकेशन। अगर सलमान रश्दी के डेब्यू नोवेल भी आपको याद है तो भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ग्रिमेस इनकी डेब्यू नोवेल है। तो ई सबसे पहले आएगा, ई ए की ऑप्शन में सबसे पहले दिया गया है, हो गया सॉल्व। आगे आ जाओ, बिग डैडी जो फिक्शनल कैरेक्टर ये इसमें है, बिग मम्मा, बिग डैडी, कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ बाय टेनिस विलियम्स, इसमें है ये कैरेक्टर बिग डैडी वाला फिक्शनल कैरेक्टर। आगे, which of the following assumption is not true with regard to Lacan's concept theory of standpoint। standpoint की थ्योरी जो है जैक्स लाका के अकॉर्डिंग कौन सी assumption इसमें से सही नहीं है। It assumes that social position can provide privileged perspective on some relation and knowledge, ये ठीक है। It argues that those who are marginalized or oppressed may have access to the insight and perception that dominant group lacks, ये भी सही है स्टेटमेंट। तो it refers situation in which oppressed class is destined to lose that the class consciousness, ये गलत है। It suggests that the perspective of those on the margins of society cannot help to understand social dynamics, ये भी गलत है। तो A B सही है इसमें से, लेकिन नॉट ट्रू पूछा गया है, C D सही आंसर होगा इसका, C D दिया गया फोर्थ ऑप्शन में। चलो आगे, Who among the following are writers of the wordless graphic। अब ये wordless graphic कौन सा आता है जिसमें कैप्शन में कुछ लिखा नहीं होता, पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाया जाता है, वो होता है wordless graphic। अब इसमें रॉय फुलर है, ओरजित सेन, रॉय फुलर नहीं है, ओरजित सेन है इसमें, और एंथनी हेस्ट ये भी नहीं है, जॉर्ज मैथ्यू एपुपेन ये है इसमें, और जॉर्ज मोनबर्ट भी नहीं है। तो बी और डी सही आंसर है इसमें, बी और डी गिवन ऑप्शन थर्ड। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एसेइस्ट हु मेड द फॉलोइंग assertion। इफ ए मैन विल बिगिन विद certainties he shall end in doubt, but if he will content to begin with doubts he shall end in the certainties। ये स्टेटमेंट है सर फ्रांसिस बेकन की इन एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, 1605 की बुक है इनकी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, उससे आती है ये लाइन। ए मैन्युस्क्रिप्ट हैविंग एन ओवरलैप विद अर्लियर पेपर बाय द सेम ऑथर्स और बाय द सम ऑफ द प्रेजेंट ऑथर इज टर्म एज, इसको क्या टर्म देंगे हम, जब डुप्लीकेट पब्लिकेशन भी इसको बोल सकते हैं। सेम मटेरियल जो पहले पब्लिश हो चुका है उसको बार बार या फिर एक बार से ज्यादा बार पब्लिश करवाना, दैट इज सेल्फ प्लेजरिज्म।
Which among the following texts are not written by Mary Wollstonecraft? मैरी वुलस्टनक्राफ्ट ने कौन से वर्क नहीं लिखे? Wrongs of Man नहीं लिखा, Wrongs of Women लिखा है। Vindication of the Rights of Man क्या ये वाला लिखा है इन्होंने? अच्छा, नोट पूछा गया है। Vindication to the Rights of Women लिखा है, ये भी वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन लिखा है इन्होंने, मैन भी लिखा है, वुमेन भी लिखा है। थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ सन ये नहीं लिखा। वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ये भी लिखा है, रॉन्ग्स ऑफ वुमेन भी लिखा है, तो इसने लिखा नहीं ए और सी, ऑप्शन फोर्थ वाला। बस भाई अभी आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चन रहते हैं वो हम अलग डिस्कस करेंगे, तो आज बस इतना ही कर लो। आपको मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम है वो भी मैं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।